हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। इस चैप्टर के 3 बेसिक पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मैंने ये जो फॉर्मेट रखा है फ्लोट चार्ट के जैसे, ताकि आपको चैप्टर को ब्रेक डाउन करके समझने में आसानी हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में चैप्टर में गिवन है एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। तो कहा गया है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। इट इज द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, जो भी जगह, हमारे आसपास की जगह, लोग, चीजें और जो प्रकृति है हमारे आसपास की, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये जो एनवायरनमेंट होता है ये या तो नेचुरल हो सकता है या फिर ह्यूमन मेड यानी इंसानों द्वारा बनाया गया हो सकता है। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एबायोटिक हो सकता है यानी नॉन लिविंग एलिमेंट से बना हुआ, और बायोटिक हो सकता है जो कि लिविंग थिंग्स से बना हुआ है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स। और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बना होता है वो हमारी एक्टिविटीज, क्रिएशंस और इंटरैक्शन से बना हुआ होता है। एक्टिविटीज मतलब हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए आप जॉब पे जा रहे हैं या आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज है। क्रिएशंस मतलब या अगर आप कुछ ड्राइंग बना रहे हैं या फिर कोई बिल्डिंग बना रहा है तो वो हमारे क्रिएशंस हो गए। इंटरैक्शंस मतलब अब जब इंसान दूसरे इंसानों से मिलता है, बातें वगैरह करता है या फिर साथ में कुछ काम करते हैं तो उसे इंटरैक्शन कहते हैं। इसका एक डायग्राम बहुत ही बढ़िया जो बुक में गिवन है, वो आप जरूर देखिए। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट उन्होंने बांट के दिया है हमें, नेचुरल और ह्यूमन मेड, और यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ गिवन है बुक में, और ये बहुत ही आसान तरीके से गिवन है, तो आप ये जरूर देखिए। और एक सजेशन हमेशा रहेगा कि जब भी आप इस तरह के कोई वीडियोस देखे एक्सप्लेनेशन वाले, तो बुक हमेशा अपने साथ रखें। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, हम नेक्स्ट अपन देखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम जानते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट 4 चीजों से बना हुआ होता है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। लिथोस्फेयर होता है जो धरती का ठोस हिस्सा होता है, जो जो जमीन होती है, जो कि पत्थरों और मिनरल्स से बनी हुई होती है, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज। लिथोस्फेयर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? माउंटेन्स यानी पहाड़, प्लेट्यूज मतलब ऐसी समतल जगह जो कि नॉर्मल जमीन से थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, प्लेन्स यानी एकदम समतल जमीन, वैलीज मतलब कुछ पहाड़ों के जो बीच में जगह होती है, जैसे पहाड़ यहाँ पे हो गए, उनके बीच में जो जगह होती है खाली, उसे हम वैलीज कहते हैं। तो ये होता है लिथोस्फेयर। बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? वो बना होता है पानी से। जो भी धरती पे पानी है, जहां पे भी पानी है, वो हाइड्रोस्फेयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं? रिवर्स जो भी नदियां होती है, लेक्स मतलब झील, सीज एंड ओशियंस मतलब समुंदर जो होते हैं, पॉन्ड्स मतलब छोटी झील जिसे हम कह सकते हैं, ये सब हाइड्रोस्फेयर के पार्ट है। एटमॉस्फेयर जो है वो बना हुआ होता है गैसेस से, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डस्ट पार्टिकल से, जो भी धूल होती है हवा में, और होता है वाटर वेपर। जब भी बादल बनते हैं, बादल किससे बनते हैं? जब पानी हवा में उठ के ऊपर जाता है तभी बनते हैं। तो हवा में कुछ पानी भी होता है, उसे वाटर वेपर के फॉर्म में होता है वो। तो ये हो गया एटमॉस्फेयर। उसके बाद आता है बायोस्फेयर। जो भी जीव जंतु है या फिर पेड़ पौधे हैं, उनसे मिलके बना हुआ होता है बायोस्फेयर, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पेड़ पौधे और जानवर। इसका भी बहुत ही एक अच्छा डायग्राम जो बुक में गिवन है वो ये है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ हवाई जहाज उड़ रहा है हवा में, तो इसे एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए नाव तैर रही है, बतख तैर रही है, तो ये पानी के अंदर तैर रही है, इसलिए हाइड्रोस्फेयर यहाँ पे है। बायोस्फीयर देखिए, इसमें क्या बताया गया है, जैसे जीव जंतु है, यहाँ पेड़ है, यहाँ हाथी है, तो जो भी जिंदा चीजें हैं उन्हें हम बायोस्फीयर कहेंगे। और जो जमीन है, यहाँ पे जमीन को हम कह रहे हैं लिथोस्फीयर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे आती है जो है इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या होता है? अगर मैं आपको सरल हिंदी में बताऊं तो इकोसिस्टम का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे पर निर्भर होना और उनका आसपास के एनवायरनमेंट पर भी निर्भर होना, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसी को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज, और रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। जो भी रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके आसपास के सराउंडिंग्स के साथ जो रिलेशन होता है, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या ले सकते हैं? हम एग्जांपल लेंगे पहला, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का मतलब है जहाँ पे साल में काफी दिन तक बारिश होती रहती है। ऐसे जंगल जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, तो हम उसे इकोसिस्टम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, 4 तरह के जो नेचुरल एनवायरनमेंट पड़े वो सब है, तो और उनका आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है, रिलेशन है, तभी वो सिस्टम जो है बना रह पाता है।
जब भी कोई जानवर जीवित रहता है तो उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो वो पेड़ पौधे या दूसरे जानवर खाता है, और जब वो जानवर मर जाता है तो वो मिट्टी में विलीन होके खाद बन के पेड़ पौधे उसी से वापस उग जाते हैं। तो पेड़ पौधे खुद जानवरों पे निर्भर है, और जानवर जो है एक दूसरे पे और पेड़ पौधों पे निर्भर है। उसके बाद बोला कि ग्रासलैंड जो होते हैं, ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे मवेशी यानी जैसे भेड़ बकरी गाय वगैरह घोड़े ये सब अपना चारा चरने जाते हैं जहाँ पे। वो फिर हो गया डेजर्ट जो कि रेगिस्तान है। रेगिस्तान भी एक तरह का इकोसिस्टम है, क्योंकि हम सोचेंगे कि वहाँ पे तो पानी वगैरह होता ही नहीं है, पर फिर भी काफी सारे जीव जंतु वहाँ पे रह पाते हैं, काफी सारे पेड़ पौधे भी होते हैं, जैसे कैक्टस होता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छिपकलियां होती है, सांप होते हैं, कैमल इतना बड़ा जो जीव है वो भी रेगिस्तान में रहता है। माउंटेन्स भी एक अपने आप में इकोसिस्टम है, सारी झीलें, पानी, ओशन ओशन भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर मछलियां होती है, ठीक है, पानी के अंदर पेड़ पौधे भी होते हैं, हमें नहीं दिखते, लेकिन अगर हम अच्छे अच्छे चैनल्स देखेंगे, जब टीवी पे डिस्कवरी चैनल हो गया, डिस्कवरी साइंस हो गया, तो वहाँ पे जब वो प्रोग्राम्स में दिखाते हैं कि पानी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो ये हो गया नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा नेचुरल एनवायरनमेंट, अब अपन देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये देखिए, एक तो इकोसिस्टम का एग्जांपल जो बुक में गिवन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे झरना बह रहा है, डक्स जो है तैर रही है, यहाँ पे हिरण अपना कुछ खाना खा रहे हैं, गाय भी पानी पी रही है, तो ये सब चीजें हैं, इकोसिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट जो आता है वो है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। जब हमने सबसे पहले ऊपर क्या देखा था, ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जो इंट्रोडक्शन में देखा था कि एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन जो होते हैं वो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का हिस्सा है। ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं अब। पहले बहुत 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 सालों पहले जब इंसान के पास आज जो हमारे एनवायरनमेंट है, इतना जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस एनवायरनमेंट है वो नहीं था, तो वो कैसे जिंदगी जीते थे? वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। उनकी जो भी जरूरतें थी वो नेचर से ही पूरी कर लेते थे। जैसे कि अगर वो जंगल में रहते थे तो वहाँ के पेड़ पौधों कोई खा के जी पाते थे, वहीं पे कोई सूखी झाड़ी थी तो उससे घर बना लेते थे, कभी कोई शिकार करके खाना खा लेते थे, तो नेचर से ही अपनी सारी ज़रूरतें वो पूरी कर लेते थे। लेकिन जैसे-जैसे साल बढ़ते गए, जैसे-जैसे जनरेशन्स बढ़ती गई, हमारी जो ज़रूरतें थी वो बढ़ती गई। नीड्स जो थी हमारी ग्रो करती गई। ग्रो मतलब ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रीव। तो हम इंसानों ने क्या किया, हमने नए-नए तरीके सीखे प्रकृति को यूज़ करने के और उसे चेंज करने के। हम आजकल देखते हैं कि हम प्रकृति को कितनी बड़े तरीके से चेंज कर रहे हैं। जब भी गाड़ियाँ चलती है तो गाड़ियों से धुआं निकलता है तो वो एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करता है। जब भी फैक्ट्री में कुछ चीज बनती है तो उससे वेस्ट निकलता है तो नदियों में जाता है, तो नदियों को इफेक्ट करता है, हाइड्रोस्फीयर को इफेक्ट करता है। जब भी हम जंगल काटते हैं अपने क्रॉप्स उगाने के लिए तो हम लिथोस्फीयर को इफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल गिवन है कि ह्यूमंस ने क्रॉप्स उगाना सीखा और डोमेस्टिकेट एनिमल्स, हमें हमने जानवरों को पालना सीखा। तो हम जैसे हमारी जरूरतें बढ़ी, हमने जानवरों को पालना भी सीखा। जैसे हम गाय को पालते हैं, बकरी को पालते हैं, उनसे हमें दूध मिलता है, हम उन्हें चारा खिलाते हैं, तो हम एक दूसरे पर निर्भर है और हमारी जैसे जरूरतें वो पूरी करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हमारी जरूरतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। हम सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं रहे कि हम जानवरों से अपना काम ले रहे हैं या फिर जंगल क्लियर करके अच्छे से रह रहे हैं, हमारी जरूरतें वहां तक थमी नहीं। व्हील इन्वेंशन हुआ। व्हील जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की जिंदगी में। आप कहीं पर देख लीजिए, व्हील के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। फिर क्या हुआ, जैसे जरूरतें बढ़ती गई, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें खाना बहुत ज्यादा चाहिए था। तो हमने क्या किया, प्रोडक्शन ऑफ सरप्लस फूड। सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा हमने प्रोड्यूस करना शुरू किया। ऐसा क्यों? कि आज की जरूरत तो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या पता कल मान लीजिए हमारा मौसम हमारे फेवर में नहीं रहा, तो हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं ताकि कल के लिए बचा सकें। जैसे हमारी जरूरतें पड़ी तो हमने बार्टर सिस्टम भी यूज करना शुरू किया। बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे उस समय ये नया सिस्टम आया था, उस समय हमारे पास पैसे वाला सिस्टम नहीं था, हम कोई भी चीज ऐसे पैसे देके नहीं खरीदते थे। हम क्या करते थे कि मैं तेरे लिए कुछ काम कर देता हूँ, तू मेरे लिए कुछ काम कर दे, या फिर अगर मैं तुझे गेहूं देता हूँ तू मुझे चावल दे, या फिर मैं तुम्हें गेहूं देता हूँ तू मुझे जूते या फिर कपड़े सिल के दे दो। इस तरह के सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ। फिर हमारे करेंसी का इन्वेंशन हुआ। करेंसी मतलब पैसों का चलन बढ़ा। तब हम जो चीजें थी वो एक्सचेंज करके नहीं, खरीद कर ही इस्तेमाल करने लगे।
उसको कहते हैं ट्रेड स्टार्ट होना। ट्रेड का मतलब खरीदा बेची सामान की। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या है कि जो भी पहले चीजें हाथ से बनती थी अब मशीनों से बनने लगी। मशीनों से बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि हम कोई भी चीज बड़ी मात्रा में बना सकते थे। और लास्टली ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ी तो हम हमारा सामान को इधर उधर ले जाने के जो तरीके थे वो बहुत ही फास्ट हुए। हमारा खुद इधर से उधर जाने का तरीका बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हुआ। उससे पहले तो और भी ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ। जो ट्रेन थी बहुत ज्यादा मात्रा में सामान इधर से उधर ले जा सकती थी, लोगों को इधर से उधर ले जा सकती थी, और बहुत ही कम समय में। और लास्टली जो आज का समय है इसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। जो इंटरनेट आया था, इंटरनेट ने क्या किया, सारी दुनिया को जोड़ दिया। उसमें क्या हुआ, जो हमारा कम्युनिकेशन है, एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन है, बातें होती है, जो डेटा का ट्रांसफर होता है वो बहुत ही ज्यादा सरल और तेज हो गया। हम पूरी दुनिया में आज इधर बैठे हुए किसी को भी कुछ भी संदेश भेज सकते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें हमने सब कवर कर लिया, जैसे एक्टिविटीज जो है, और हमारा क्रिएशन क्या है, और हमारा इंटरेक्शन क्या है आपस में। तो बेसिकली ये चैप्टर बस इतना ही है। जैसे हमने पहले इंट्रोडक्शन देखा, फिर नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। अभी जो लास्ट स्लाइड है वो है एक समरी पूरे चैप्टर की। हमने देखा एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि एनवायरनमेंट जो है नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो खुद एबायोटिक और बायोटिक एनवायरनमेंट से बना हुआ है। एबायोटिक का मतलब ऐसी जो चीज है जिनमें जान या फिर लिविंग थिंग्स नहीं होती। जो लिथोस्फेयर जो है जमीन और पत्थर और मिनरल्स। एटमॉस्फेयर मतलब जो हवा होती है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, अदर गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होती है। हाइड्रोस्फेयर मतलब जो भी धरती पे पानी है वो। और ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है, ये नॉन लिविंग है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स जो भी धरती पे हैं वो सब नेचुरल एनवायरनमेंट में बायोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जिसे हम बायोस्फीयर भी कहते हैं, जैसे प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। जो भी ये स्लाइड्स है, पीपीटी है, मैं आपको लिंक में बता दूंगा कि आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।